हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 का पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट क्वांटिटेटिव एनालिसिस को समझेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये जो यूनिट है 5वां, ये हमारा प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों का सिलेबस कवर करता है। तो इसमें हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताएंगे आपको कि वो एनालिसिस जिसमें पदार्थ में उपस्थित अवयवों की यथार्थ मात्रा को निर्धारित किया जा सके, मात्रा के बारे में पता लगाया जा सके, मात्रात्मक विश्लेषण कहलाता है। मात्रात्मक विश्लेषण दो प्रकार का होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम आयतन के द्वारा किसी की मात्रा का विश्लेषण करते हैं। इस विश्लेषण में अज्ञात सांद्रता के विलयन की अभिक्रिया, जिसका आयतन ज्ञात करना है, ज्ञात सांद्रता वाले विलयन के साथ कराई जाती है। विलयन के आवश्यक आयतन का मान निर्धारित करके कैलकुलेशन की जाती है। अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। इस इसके द्वारा ज्ञात और अज्ञात विलयों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए आयतनों का मान ज्ञात किया जाता है। अतः इसे आयतनात्मक विश्लेषण कहते हैं और ये अनुमापन भी कहलाता है। मतलब जो हम टाइट्रेशंस करते हैं उसमें हम आयतन की हेल्प से सांद्रता या किसी की मात्रा ज्ञात करते हैं। आयतनात्मक विश्लेषण कहलाता है। ब्यूरेट में डाले गए विलयन का आयतन ज्ञात किया जाता है। अनुमापन में अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। मानक विलयन की सांद्रता को नॉर्मलता या मोलरता के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ के 1 लीटर विलयन में उपस्थित उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहा जाता है, जबकि विलयन में प्रति लीटर उपस्थित किसी अभिकारक के ग्राम मोल की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो नॉर्मलता और मोलरता के रूप में हम विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। किसी पदार्थ के प्राथमिक विलयन नहीं बनते, उसके भार को सामान्य तुला में तोलकर विलयन बनाया जाता है और उसका स्टैंडर्डाइजेशन करके किया जाता है। दो विलयनों की परस्पर अभिक्रिया में उसकी नॉर्मलता और आयतन का गुणनफल करते हैं। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इस सूत्र के द्वारा हम मानक आयतन की गणना करते हैं। यहाँ N1 मानक विलयन की नॉर्मलता है, इसके आगे और ये जो N2 है वो अज्ञात विलयन की नॉर्मलता है। तो ये हुआ हमारा आयतनात्मक विश्लेषण। इसी प्रकार से हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भारात्मक विश्लेषण करते हैं। इस विधि में किसी पदार्थ के ज्ञात आयतन में विशिष्ट अभिकर्मक मिलाकर उसे एक अविलय यौगिक के रूप में पृथक किया जाता है। इस प्राप्त अवक्षेप का भार ज्ञात किया जाता है। अवक्षेपण विधियों का भारात्मक विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें अवक्षेप बनाकर सैंपल किसी इस विधि में नमूने के विलयन में उपस्थित अवयव जिसका आकलन करना है उसको अवक्षेपित करके निश्चित संगठन वाले यौगिक में परिवर्तित करके उसका भार ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए सिल्वर के आकलन के लिए उसके विलयन में सोडियम क्लोराइड विलयन डाला जाता है। इससे सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है और फिर सिल्वर क्लोराइड के भार ज्ञात करके उसके बाद सिल्वर के भार की गणना की जाती है। तो ये दो तरह से हमारा एनालिसिस है। एक है जिसे हम मात्रात्मक एनालिसिस में काम में लेते हैं। एक है आयतनात्मक संश्लेषण और एक है भारात्मक संश्लेषण। अब यहाँ पर हम देखते हैं भारात्मक संश्लेषण के लिए अवक्षेपण किया जाता है। तो अवक्षेपण का क्या सिद्धांत है? अवक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अवक्षेपक को घटक या तत्व के विलयन में डालने पर अवक्षेप प्राप्त होता है। विलयन में अवक्षेप निर्माण को विलेयता गुणनफल के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। किसी विद्युत अपघट्य का विलेयता गुणनफल उसके संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनिक सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी अल्प विलेय अपघट्य में संतृप्त विलयन A तथा R क्रमशः घटक तथा अभिकर्मक की आयनिक सांद्रता है तो विलेयता गुणनफल का मान KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू A पॉजिटिव इंटू R नेगेटिव होगा। यहाँ पर भारात्मक विश्लेषण में अवक्षेपण द्वारा सही परिणाम प्राप्त करने के लिए अवक्षेप में निम्न गुण होने चाहिए। पहले अवक्षेप की अविलेयता इतनी होनी चाहिए कि उसे छानकर एकत्रित किया जा सके और उसकी हानि नहीं हो जाता। दूसरा, अवक्षेप की भौतिक अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसे विलयन से आसानी से निकाला जा सके, उसके कण का आकार
ऐसा होना चाहिए जो फिल्टर पत्र या क्रूसिबल से जब हम उसको छाने तो वो मेंटेन रहे, और अवक्षेप को जलाने पर एक निश्चित संगठन में पदार्थ में परिवर्तित हो जाना चाहिए। ये सब गुण अगर अवक्षेप में होते हैं तब हम उसकी ग्रेविमेट्रिक मेथड से सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। अवक्षेप की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जब हम कोई अवक्षेप बनाते हैं तो वो कितना विलय हो जाता है, उसको ताप प्रभावित करता है। अगर ताप बढ़ाते हैं तो अवक्षेपण जो है वो कम, कुछ अवक्षेपों में विलेयता का ताप बढ़ाने से अवक्षेपण बढ़ता है और कुछ अवक्षेपों में विलेयता का ताप बढ़ाने से अवक्षेपण कम हो जाता है। दूसरा, समांग विलयन से प्राप्त अवक्षेप विषयांग विलयन से प्राप्त अवक्षेप की तुलना में कम विलय होता है। और तीसरा, अभिक्रिया के माध्यम का पीएच भी अवक्षेप की विलयता को प्रभावित करता है। कणों का आकार और उसकी वृद्धि, अवक्षेप के कण को अति संतृप्तिकरण प्रभावित करता है, जिससे बढ़ने से कणों का आकार बढ़ता है। मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर उसको सैचुरेट करते हैं तो कणों का आकार बढ़ता है। तो कणों के आकार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जब हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो हमें अच्छा प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जिसे हम अच्छे से फिल्टर कर सकें, तो कणों के आकार को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला है सुपर सैचुरेशन। जब किसी विलयन में अवक्षेपण किया जाता है तो कणों का आकार छोटा होता है, अर्थात विलयन में क्रियाकारी पदार्थ की सांद्रता बढ़ने पर कणों का आकार कम हो जाता है। अतः अवक्षेपण तनु विलयन में ही करना चाहिए। अवक्षेपण के दौरान अभिकर्मों को धीरे धीरे मिश्रित करना चाहिए, जिससे कण एक दूसरे के अधिक आकर्षित होकर बड़े आकार, धीरे धीरे मिश्रण मिलाएंगे तो बड़े आकार के कण मिलेंगे। मिश्रण को कुछ देर तक पड़ा रहना चाहिए, देना चाहिए, उससे भी आकार में वृद्धि होती है। अवक्षेप को छानने से पहले उसका पाचन किया जाता है। इसके लिए इसे काफ़ी देर तक मात्र द्रव के साथ गर्म किया जाता है, जिससे छोटे कण घुलकर अति संतृप्त विलयन बनाते हैं तथा ठंडे करने पर वे अन्य कणों पर एकत्र होकर कण बनाते हैं। तो पहला है कि अच्छा क्रिस्टल बनाने के लिए हमको सुपर सैचुरेशन अति संतृप्तिकरण करना होता है। दूसरा जो हम अगर अच्छा प्रेसिपिटेट बनना चाहें तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन, जब कोई अशुद्धि अल्प विलय यौगिक के रूप में मूल अवक्षेप के पश्चात उसकी सतह पर अवशोषित हो जाती है, तो उसकी सतह पर अवशोषित हो जाती है तो इसे पश्च अवक्षेपण कहा जाता है। इसका कारण है कि विलयन में उपस्थित विभिन्न आयन एक ही अवक्षेपक द्वारा अवक्षेपित होते हैं। यह प्रक्रिया में मुख्य घटक का अवक्षेपण होता है। इसके पश्चात अशुद्धि का धीरे धीरे अवक्षेपण होता है। उदाहरण के लिए, जब मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति में कैल्शियम या कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में अवक्षेपण किया जाता है तो अल्प मात्रा में उपस्थित मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम ऑक्सलेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है यदि अवक्षेप का लंबे समय तक पाचन किया जाता है। इसी प्रकार 0.3 आयन विलयन में उपस्थित जिंक आयनों के कारण CuS और HgS में अवक्षेपण में कुछ मात्रा में जिंक सल्फेट का भी पश्च अवक्षेपण होता है। जब कोई प्रेसिपिटेट मुख्य मदर लिक्विड के साथ अधिक समय तक संपर्क में रहता है तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन द्वारा परिणाम बढ़ता जाता है। ताप में वृद्धि होने से पोस्ट प्रेसिपिटेशन बढ़ता है। तो अवक्षेप का सह अवक्षेपण तथा पश्च अवक्षेपण द्वारा कंटेमिनेशन कम करने के लिए निम्न सावधानी आवश्यक है। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमको प्रेसिपिटेशन करते वक्त? उपयोग में आने वाले अभिकर्मक तनु होने चाहिए, अभिकर्मक गम विलय में होना चाहिए, असंतृप्तिकरण की मात्रा कम होनी चाहिए और प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट को धीरे धीरे मिलाना चाहिए और अवक्षेप को धोने के लिए किसी उचित विद्युत अपघट्य या तनु विलयन को उपयोग में लाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, पश्च अवक्षेपण के बाद जो नेक्स्ट बिंदु है हमारा वो है सह अवक्षेपण। सह अवक्षेपण क्या है? जब कोई विलयन अवक्षेपण होता है तो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसके साथ मात्र द्रव व अन्य अशुद्धियों को
कुछ मात्रा उपस्थित होती है। अतः अवक्षेप का उन पदार्थों से संदूषित होना जो साधारण अवस्था में मात्र द्रव में विलय होते हैं सअवक्षेपण कहलाता है। अर्थात सअवक्षेपण की प्रक्रिया में मात्र द्रव में विलय पदार्थ अवक्षेप के साथ अवक्षेपित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब BaCl2 विलयन में K2SO4 विलयन मिलाया जाता है तब BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अवक्षेप की थोड़ी मात्रा में K2SO4 भी पाया जाता है जो जल में पूर्ण रूप से विलय होता है। यहाँ K2SO4 BaSO4 के साथ सअवक्षेपित हो जाता है। यह प्रक्रिया निम्न कारणों से संभव है। इसके जो सअवक्षेपण है उसके निम्न कारण है मिश्रण क्रिस्टल निर्माण। किसी विलयन में सअवक्षेपित अशुद्धि मुख्य अवक्षेप के साथ ठोस विलयन तभी बनाती है जब दोनों ठोस समाकृतिक हो तथा दोनों मिलकर त्रिविम क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जालक का निर्माण तभी होता है जब दोनों ठोस में उपस्थित समान आवेशित आयनों के आकार में 10% से अधिक का अंतर नहीं होता तथा उनके रासायनिक गुणों में समानता हो। इस प्रकार का सअवक्षेपण अशुद्धियों द्वारा स्वयं को अवक्षेपण से क्रिस्टल जालक में स्थापित कर लेने की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः समाव्य अवस्था में मिश्रित क्रिस्टल तथा क्रिस्टल के बीच अशुद्धि के वितरण को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार सह अवक्षेपण में अशुद्धि को पृथक करना कठिन होता है। उदाहरणार्थ AgCl में Br तथा क्लोराइड का आंशिक विस्थापन, बेरियम क्रोमेट में Ra और Ba का आंशिक विस्थापन, बेरियम सल्फेट में लेड और Ba का आंशिक विस्थापन। इसके बाद है सरफेस एड्जॉर्प्शन। एक ताजा बने अवक्षेप की सतहीय क्षेत्रफल अधिक होती है तथा उस अवक्षेप की प्रकृति आयनिक होती है। इसके कारण इसका क्षेत्र आवेश युक्त हो जाता है जिससे अशुद्धियों का अवक्षेपण भी उसी सतह पर होता है। उदाहरण के लिए बेरियम सल्फेट एक आयनिक पदार्थ है जिसे क्रिस्टल जालक में बेरियम आयन तथा सल्फेट आयन के रूप में व्यवस्थित करते हैं। जब ठोस बेरियम सल्फेट को सोडियम सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो क्रिस्टलीय अवक्षेप की सल्फेट आयनों में जड़ने से जालक का निर्माण होता है जिस पर केवल ऋणावेश होने से सोडियम आयन आकर्षित होते हैं। उसके बाद है समावेश या यांत्रिक अधिधारण। इस सहअवक्षेपण में अशुद्धियां अवक्षेप के क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर जाती हैं जिससे अवक्षेप अशुद्धियों का समान आकार में बड़े हों तो यह सहअवक्षेपण बहुत अधिक होता है। इन अशुद्धियों को हटाने के लिए अवक्षेप का उचित समय तक डाइजेशन करना चाहिए। यह सहअवक्षेपण कोलाइडी अवक्षेपों में पाया जाता है। अतः ताजा बने हुए धातु सल्फाइडों तथा डाइऑक्साइडों में अशुद्धियां अधिधारित हो जाती है। उसके बाद है रासायनिक यौगिकों का यदि कोई अशुद्धि मूल अवक्षेप के साथ निश्चित यौगिक बनाती है तो भी सहअवक्षेपण होता है। उदाहरण के लिए बेरियम सल्फेट के अवक्षेप में पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम सल्फेट निम्न प्रकार से यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि अवक्षेपण में जो एक्यूरेसी है उसको हम किस तरह से समझेंगे कि हम एक्यूरेसी को देखते हैं कि किसी निर्धारण में यौगिक द्वारा प्राप्त मान की तुलना मानक मान से करने को यथार्थता कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रेक्षित मान तथा सही मान एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं तो जो व्यक्त होता है वो प्रेक्षित मान काफ़ी यथार्थ है। किसी भी राशि को अधिकतम यथार्थता के साथ तभी मापा जाता है जब यथार्थ से मापने से वह उपकरण विधि तथा प्रेक्षणकर्ता समक्ष हो किसी माप की यथार्थता को विभिन्न मात्रकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। त्रुटि होती है दो तरह की, एक है निरपेक्ष त्रुटि, एक है आपेक्ष त्रुटि। एक एब्सोल्यूट एरर किसी राशि के प्रेक्षित मान और मापित मान के वास्तविक मान के अंतर को आपेक्ष त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और त्रुटियों में किसी यौगिक के त्रुटियों की सामान्यतः निरपेक्ष मान के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता, इन्हें अपेक्षित मान के रूप में ही व्यक्त करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि को यथार्थ मान को विभाजित किया जाता है सकता है तो आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एक विश्लेषण में 46.98% पाया जाए जबकि उसकी वास्तविक मान 46.89 है तो आपेक्षिक त्रुटि का प्रति हजार में बताएं तो निरपेक्ष त्रुटि 46.98 माइनस 46.89 इज इक्वल टू 0.09 और ये 0.09 डिवाइडेड बाय 46.89 इंटू 1000 इस तरह से हम आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि
और आपेक्षिक त्रुटि, ये दोनों जब हम भारात्मक विश्लेषण करते हैं तो उसमें उसमें हमको ज्ञात होती है। तो ये आज हमने देखा कि हम प्रयोगशाला, ये सब हम प्रयोगशाला में करते हैं कि हम मात्रात्मक विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं। जब हम किसी पदार्थ की मात्रा के बारे में निर्धारण करते हैं तो वो मात्रात्मक विश्लेषण कर कहलाता है। ये हम दो प्रकार से मुख्य रूप से करते हैं, पहला आयतन के द्वारा विश्लेषण और दूसरा विश्लेषण भार के द्वारा विश्लेषण करते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ा हमने आज, और इसी चैप्टर को हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे।